नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज विश्वानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई क्या यूपीएसआई का प्रीवियस सेट एंड उससे रिलेट करके क्वेश्चंस देखोगे आप लोग कैसे बनते हैं एग्जाम में। रिलेट करने का मतलब एज अ मॉडल पेपर की तरीके से। तो जो यूपीएसआई की अगर प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हो, जो आने वाला एग्जाम है आपका एसएससी जीडी, उसकी प्रिपरेशन ऑटोमेटिक हो जाएगी। यानी जो यूपीएसआई का लेवल रहता उससे थोड़ा सा मॉडरेट लेवल, यानी बहुत टफ बहुत इजी की बात नहीं करें, थोड़ा मॉडरेट लेवल किसका, यानी एसएससी जीडी का लेवल रहता है। बाकी आप लोग एसएससी सीजीएल का एग्जाम दोगे या एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम दोगे, उन दोनों में सिमिलरिटी रहती है। लेकिन एसएससी जीडी, यूपी पुलिस और यूपीएसआई, इन सब में क्वेश्चंस टफ नहीं आते। तो चलिए भाई, आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीएसआई का मॉडल पेपर। जल्दी से सभी लोग भाई कॉपी पेन निकाल लीजिए और आज अपने आप को इवैल्यूएट करिएगा कि हम आज कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है अपने आप को इवैल्यूएट करिए। चलिए फिलहाल डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग ध्यान से देखोगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिस, हाँ 60 की गुणनखंडों की गुणनखंड कितने होंगे ये बताना। ये बहुत बार एग्जाम में आ गया। अब बहुत बार आने का मतलब ये हुआ कि हर बार 60 के नहीं आएंगे। तो ये 60 का दिया था, ये यूपीएसआई के एग्जाम में 2017 में आया है। लेकिन अब कैसे आएगा, अब डिजिट को टफ कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग निकालने का तरीका देखोगे भाई, गुणनखंड की संख्या निकालते कैसे हैं। तो 60 की बात करेंगे, फिर इससे रिलेट करने वाले रिलेट होकर क्वेश्चंस आप लोगों को डिस्कस करेंगे। देखो 60 कर दिया तो 60 का पहले फैक्टर करो। तो फैक्टर कुछ लोग ऐसे करेंगे भाई, 60 हुआ, पहले आप लोग 2 से डिवाइड करोगे, 30 हुआ, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 15 हुआ, फिर आप डिवाइड करोगे 3 से, 3 5 जा, फिर 5 से करोगे 5 बन जा। मतलब इसका जो फैक्टर होगा वो कितना होगा देखो, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 3 और इंटू कितना 5। अब इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 अंडरस्टूड है, इसकी पावर 1 होगा। क्लियर है। तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे भाई, 12 5 जा 60, 12 पंचे 60 हुआ। और 12 का मतलब क्या हुआ भाई, 4 तिहाई 12, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर 3। यानी आपको क्या करना है, उसके जो फैक्टर प्राइम नंबर्स के फैक्टर के फॉर्म में बनेंगे, सबकी कितने कितने प्राइम नंबर की पावर में बन रहे हैं, पहले फैक्टराइज करके लिखो ऐसे। अब आप लोग बोल दिया जाए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की अगर हम बात करें तो कैसे निकालते थे, ध्यान दो हम लोग कैसे निकालते थे। यानी जैसे 2, यानी जितने भी ये प्राइम नंबर की पावर है उनकी पावर में 1 ऐड कर दो। ये 2 है ना भाई, 2 में 1 जोड़ दो, कितना 3 हुआ। अच्छा यहाँ कितना है 1, इसमें 1 जोड़ दो यानी 2 हुआ। यहाँ भी कितना है 1, इसमें 1 जोड़ दो 2 हुआ। इन्हीं को मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना हो जाएगा 3 दुनाई 6 दुनाई 12 यानी 12 आंसर। ये बिल्कुल आप लोग 30 सेकंड में बता सकते हो भाई कि 60 में कितने गुणनखंड होंगे। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं भाई। तो चलिए एक बार हम इसको फिर से रिकॉल कर रहे हैं, आप लोग क्वेश्चंस दे रहे हैं, वो बताओ कि इनमें कितने गुणनखंड होंगे और कितने तरीके से क्वेश्चन इस पे पूछे जा रहे हैं, पूछे जा सकते हैं, ये भी देखो। अच्छा जैसे आपको बोल दिया, बताइए 2520 ऐसे दिया है भाई, कह दिया जाए 2520 में सबसे पहले ध्यान दीजिएगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या। देखो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यानी कुल गुणनखंडों की संख्या, किसकी बात कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का मतलब कुल कितने गुणनखंड होंगे। नेक्स्ट आप लोग बताओ टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, यानी कुल इवन फैक्टर कितने होंगे। ध्यान दीजिए भाई, पहले में कुल फैक्टर कितने हो, दूसरे में इवन का मतलब कितने सम गुणनखंड होंगे ना। अच्छा दूसरा टोटल नंबर ऑफ, ध्यान देखो टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कैसे निकालते हैं ये भी देखो। आप लोगों को पता होगा लेकिन फिर से हम रिकॉल एक बार कर दे रहे हैं भाई कि कैसे आप लोग इसे निकालोगे। सबसे पहले क्या करोगे भाई, 2520 का हम फैक्टर करेंगे। कुछ लोग ऐसे करेंगे कि भाई 2520 का मतलब हुआ जिनसे ये डिविजिबल हो जाए पहले उनसे डिवाइड करो। जैसे आपको लग रहा भाई ये 0 है, 2 से डिवाइड होगा, यस डिवाइड होगा। आपको लग रहा क्या 4 से डिवाइड होगा, बिल्कुल डिवाइड होगा। आपको लग रहा 8 से डिवाइड होगा, बिल्कुल 8 से डिवाइड होगा। यानी 8 का मतलब 2 से डिविजिबिलिटी का मतलब लास्ट का एक डिजिट 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 2 का स्क्वायर यानी 4 से डिविजिबिलिटी रूल का मतलब लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए, तो पूरा नंबर डिविजिबल होगा। 8 से डिविजिबिलिटी रूल का मतलब क्या हुआ, यानी लास्ट के 3 डिजिट, 3 का मतलब यानी 520, क्या 520 8 से विभाजित है, डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है भाई। तो इसका मतलब पूरा नंबर डिविजिबल है। फिलहाल 8 तक टेबल हमें आसानी से आता था इसलिए लिख दिए। तो आप क्या करोगे, 8 से जब करोगे देखो 8 3 24
यहाँ देखो 8 त्रिक 24, 1 25, 8 एकम 8, 8 पंचे 40, यानी 8 इंटू 315 हो गया। 315 किससे कटेगा भाई? देखो क्या 5 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा भाई। कहोगे 5 यहाँ से 5 7 35, हाँ, एक 5 36, सॉरी 5 36 हुआ, 1 31, 5 3 15, यानी ये 5 हुआ। अच्छा ये भी क्या हुआ? 63 का मतलब 9 7 63। तो फाइनली आप ब्रेक करके बता सकते हो भाई ये क्या बनेगा। 8 का मतलब कितना हुआ? 2 का क्यूब हुआ। 9 का मतलब कितना हुआ भाई? 3 का स्क्वायर हुआ। और यहां देखो 7 हुआ की पावर 1, यहां 5 की पावर 1। इतना क्या हो जाएगा? इसके फैक्टर हो जाएंगे। चाहे ऐसे करो, और जिनको कंफ्यूजन होगा भाई देखो कंफ्यूजन मत करिएगा। एक तो ये लिख दिया हमने, बाकी दूसरा भी तरीका देखो। जिनको डाउट है तो बेसिक से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है कि आप लोग इसको लिखोगे, फैक्टराइज जब करोगे क्या बनेगा भाई? 2 का क्यूब बनेगा, 3 का स्क्वायर बनेगा, और जो है 5 की पावर 1 बनेगा, 7 की पावर 1 बनेगा। एक तो ये तरीका है ना कि आप लोग ब्रेक कर करके जिसका टेबल याद है रिलेट कर लो। दूसरा तरीका भाई ऐसे, तो 2520 ये सब लोग बचपन से करते आ रहे होंगे। बचपन से करने का मतलब क्लास 6 7 से फैक्टर निकालने का तरीका आप लोग करते आ रहे होंगे, बेसिक यही मेथड। तो कहोगे सर पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा हुआ, 2 2 जा 4 हुआ, 2 6 जा और 2 0। फिर सर 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 6 12 है ना, 2 3 6 0। सर फिर से 2 से डिविजिबल होगा, कर दो भाई। 2 3 6 हुआ, देखो 2 एकम 2, 2 पंचे 10। फिर सर 3 से डिविजिबल होगा, कर दो भाई। 3 एकम 3, 3 एकम 3। कहोगे सर 3 एकम 3, हाँ बिल्कुल। और 0, 3 पचे 15। सर 3 से फिर कटेगा, कर दो भाई। 3 त्रिका 9 और कितना? 3 पचे 15। फिर कहोगे सर 5 से कटेगा, 5 7 35। फिर कहोगे सर 7 से कटेगा, 7 1 जा 7। यानी देखो 2 का क्यूब हुआ, 3 का स्क्वायर हुआ, ये 5 हुआ और 7 हुआ। देखो यही तो है। अगर जिनको डाउट होगा ऐसे भी कर सकते हो, हम ये कह रहे हैं भाई। तो अब ये कर दिया, फाइनली ये हुआ। तो इसमें आप लोग क्या लिखते थे, ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोगों को टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो अभी क्वेश्चन पूछा गया था वो निकालना होता तो क्या करते भाई? सभी में, यानी 2 की पावर 3 है ना, 3 में 1 जोड़ दोगे 4 भाई, और यहाँ पे 3 की पावर 2, यानी 2 में 1 जोड़ दोगे 3 हुआ, यानी 5 की पावर 1, 1 में 1 जोड़ दोगे 2, 7 की पावर 1 में 1 जोड़ दोगे 2, यानी 4 3 12 दुनाई 24 दुना 48, यानी 48 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएंगे। ये बहुत बार एग्जाम में आया है। देखो टफ होने का मतलब, अब अभी तो 6 ही था, आप लोग देखते ही बता दोगे। यानी ऐसे क्वेश्चंस यूपी SSSC में पिछली बार लेखपाल में भी आए थे। गुणनखंड नहीं पूछा गया था, लेकिन पूछा गया था गुणनखंडों का योगफल। हम दोनों डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये कंफर्म हो गया कि कैसे गुणनखंड की संख्या निकालते हैं। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर का मतलब सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं? ये तो कुल हो गए। कुल का मतलब सम और विषम शामिल हैं, यानी टोटल ऐसे होगा। अब इवन का मतलब सम अगर निकालना होगा तो क्या करोगे भाई? कहोगे सर सम अगर निकालना होता ना तो सम की पावर में 1 नहीं जोड़ते, 1 नहीं ऐड करते बस। मतलब जैसे ये ना 2 की पावर इतना, जो भी प्राइम नंबर में इवन यानी 2 ही बनेगा, तो जो प्राइम नंबर में इवन की पावर, इवन का मतलब 2 ही प्राइम इवन नंबर है, इसकी पावर में 1 नहीं जोड़ते। मतलब जैसे 2 की पावर 3 है तो यहां 3 ही लिखोगे। बाकी सब में 3 की पावर 2 है तो 2 में 1 जोड़ दोगे 3, जैसे पहले करते थे वैसे करो। मतलब यहां क्या करना है, अगर आप लोगों को टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने हैं तो इवन की पावर में 1 नहीं जोड़ते हैं। याद करिएगा, आपको नंबर सिस्टम में प्रॉपरली डिस्कस किया था ये चीजें और लिखवा के बताया था कि इवन नंबर में 1 नहीं जोड़ते हैं। ये समझिए, इवन नंबर में 1 नहीं जोड़ते हैं। तो ये इसमें बाकी देखो 3 तरीका 9 दुनाई 18 और दुनाई कितना हुआ 36, यानी टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर फॉर इन द 2520 में कितने हो जाएंगे भाई? 36 हो जाएंगे। अच्छा, अब आपको कह दिया जाए कि बताइए टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर में क्या बताया था भाई? ऑड फैक्टर में इवन की पावर को शामिल ही नहीं करते हैं, यानी इवन नंबर की पावर को शामिल नहीं करते। मतलब ये जो हुआ ये यूजलेस है, यानी 2 की पावर 3 की पावर 2 है तो इसमें 1 जैसे जोड़ते थे वैसे 3, और 5 की पावर 1 है 1 जोड़ो 2, और 7 की पावर 1 में 2, 3 दुनाई 6 दुनाई 12। अब देखो जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 48 हैं, क्या वो इवन और ऑड के सम के बराबर है? बिल्कुल है भाई। देखो 36 में 12 जोड़ोगे 48 ही तो हुआ। तो ये चीजें आप लोगों को याद करने की जरूरत है भाई। फॉर्मूला एक चीज, इससे आसान हो जाएगा क्या कि जब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर तो सभी की पावर में जो फैक्टर कर रहे हो 1 1 जोड़ के गुणा कर दो। इवन फैक्टर का मतलब इवन की पावर में 1 नहीं जोड़ोगे
जैसे 2 की पावर 3 है ना, तो 2 की पावर 3 रखो, बाकी सब में जोड़ो, कोई बात नहीं, जैसे पहले कर देते। अच्छा, जब ऑड फैक्टर विषम गुणनखंड निकालना होगा तो भाई क्या करोगे आप लोग, यानी इवन नंबर को शामिल ही नहीं करोगे, याद कर लो तीनों, ये आप लोग को लिखवा चुके, ये आंसर होगा। ये तो बताओ किसी को डाउट है? किसी को डाउट नहीं होगा, आई होप कंफर्म हो गया होगा। अच्छा, दूसरा ये तो क्या था, ये था टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर निकालना हो, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, ये। अच्छा, इसी में अगर आप लोगों को टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का सम निकालना होगा, देखो भाई ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, आप लोग एक बार अगर ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन में अगर ये बनेगा, यानी हर क्वेश्चन का मतलब हर एग्जाम में अगर ये क्वेश्चंस बनेंगे, कोई भी इस टाइप में इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ टोटल फैक्टर, तो कोई डाउट नहीं होगा। यानी 5 मिनट के सेशन में आप लोग किसी भी एग्जाम में जिसमें ये क्वेश्चंस बनेंगे वो सॉल्व कर सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। और ये पहले भी बता चुके हैं, बस रिकॉल कर रहे हो आप लोग। आप अच्छा बताओ, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना हो, यहां बोल दिया जाए सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, यानी सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। ये आया था किसमें, गुणनखंडों का, सभी गुणनखंडों का योगफल, ये आया था भाई अभी लास्ट ईयर, ध्यान दीजिएगा, लास्ट ईयर जब लेखपाल जो अभी भी पेंडिंग फाइनल, उसका फाइनल मतलब ज्वाइनिंग पेंडिंग है, उसमें आया था। यानी नंबर हमें एग्जैक्टली ध्यान नहीं था, लेकिन ये थोड़ा लेंदी नंबर दिए थे, 7560 शायद था, कि 7560 में सभी गुणनखंडों का योगफल बताइए। कसमें ये आया था, यूपी SSSC के लेखपाल का पेपर जो होता है उनमें आया था। और आप लोग देखोगे SSC CGL में हुआ, UPSI में हुआ, CHSL में हुआ, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो एक बार फिर से ध्यान दे भाई, टाइम है, कोई इशू तो है नहीं। अब एक बार अगर फिर से रिकॉल हो जाएगा तो कभी नहीं भूलेगा। सभी गुणनखंडों का योगफल, सभी गुणनखंडों का योगफल, ध्यान दीजिएगा, सभी गुणनखंडों का योगफल। तो कैसे निकालते हो भाई, अभी करते जैसे यहाँ पे इसकी पावर ना 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, हम क्या करते हैं, सभी की पावर 0 से स्टार्ट करके मैक्सिमम तक ले जाके मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब 2 की पावर 3 है ना, तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 का पावर 3, ये मतलब 3 तक है ना, देखो, यानी 2 की पावर 3 मैक्सिमम तक ले जाओगे। इनटू भाई क्या करोगे, देखो 3 की पावर 2 है, तो यानी 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, ये मैक्सिमम तक ले जाके मल्टीप्लाई करोगे। फिर मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, ध्यान दीजिएगा ये। अच्छा, इनटू क्या, 7 की पावर 1 है तो 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1, ये सबको मल्टीप्लाई करोगे तब योगफल आएगा। ये टफ होता, टफ का मतलब हमें कैलकुलेटिव होता, कैलकुलेशन करना होता। देखो जो क्वेश्चंस आएंगे कुछ टफ, कुछ इजी होंगे, तो कुछ थोड़ा कैलकुलेटिव होंगे, उसके कंपैरिजन में ये बहुत टफ नहीं है। आपको अगर आइडिया कंफर्म है तो ये जरूरी नहीं लिखना है, तो डायरेक्टली वैल्यू रिलेट करोगे कि भाई 2 की पावर 0 का मतलब, किसी की भी पावर 0 का मतलब वैल्यू 1 होती है, 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 का क्यूब का मतलब 8, तो 8 4 12, 2 14 और 1 कितना हुआ 15, 8 4 12 2 14 1 15, यहाँ 15 ये हो गया ना। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं भाई, वेरी गुड। 3 की पावर 0 का मतलब 1 और यहाँ 3, 9 3 12 और 1 कितना 13, ये हो गया। फिर 5 की पावर 0 का मतलब 1, 5 और 1 कितना 6 हुआ। 7 की पावर 0 का मतलब 1 और 7 की 1 प्लस 7 यानी 8 हो गया। इन्हीं को तो मल्टीप्लाई करना, जो आएगा आंसर हो गया। बताओ ये मल्टीप्लाई करके बताएं, बस तरीका बता रहे हैं भाई। ऐसे हमेशा होगा कि अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर करेगा तो कुछ नहीं करना, जिसकी पावर अलग अलग प्राइम नंबर्स के पावर में आपका ब्रेक होगा फैक्टर, तो उनकी पावर 0 से स्टार्ट करके मैक्सिमम पावर तक ले जाके जोड़ोगे और अलग अलग जोड़ के मल्टीप्लाई करोगे, तब आएगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ये आया था अभी लास्ट ईयर की बात है, किसमें भाई, लेखपाल वाले पेपर में। बताओ कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं, आई होप सभी को क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा आप लोग, ये तो क्या था, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की बात करें, सबकी पावर में जोड़ोगे। दूसरा था टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ, ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर, सभी जो इवन फैक्टर है उनका योगफल। अच्छा, इवन फैक्टर निकालते कैसे हैं? अभी बताया था भाई, इवन नंबर की पावर में 1 नहीं जोड़ते हैं। जब इवन नंबर की पावर में 1 नहीं जोड़ते हैं तो इसका मतलब जब हम स्टार्ट करेंगे तो 0 से नहीं करेंगे ना, तो हम ये करेंगे इवन नंबर की पावर को 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, यानी 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 ऐसे करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मतलब इवन नंबर की पावर को 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे। नंबर ऑफ फैक्टर में क्या करेंगे भाई, 1 जोड़ते नहीं है और यहां पर वही 0 से स्टार्ट नहीं करते हैं।
मतलब ये ध्यान देगा इवन को जीरो से स्टार्ट नहीं करते हैं, लिखवा चुके हैं, जीरो से स्टार्ट नहीं करते हैं, बस ये समझिएगा, रटना है आप लोगों को भाई, रिलेट कर लो। 3 का स्क्वायर का मतलब ये सब में बाकी करोगे, बाकी की बात नहीं है, बाकी अभी तो लिखे भी थे भाई ना, तो वही लिखिए। और इंटू 5 की पावर 1 का मतलब 0 और 5 की पावर 1, ये सब में करोगे। तो एक बार देखो, एक बार अगर आप लोग समझ में आ गया तो क्या हम ये लिखना है, तुरंत समझ जाओगे भाई, जिसकी पावर 1 है उसका वैल्यू क्या होगा। ये देखो यहाँ 8 और 4 12 और 1 कितना हुआ, 13 हुआ ना। तो 8 4 12 और 1 कितना, 13 हुआ। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। अच्छा पहले हम 15 कर दिए थे गलती से ना, हमें लगता 15 नहीं 14 होगा, ध्यान दीजिएगा, उसमें कंफ्यूजन नहीं करिएगा, वो आप लोग कैलकुलेशन कर लोगे, हम बताना तरीका बता रहे हैं कैसे लिखेंगे। यहाँ क्या था 9 9 3 12 और 1 कितना 13 ना, और इंटू कितना 5 और 1 6, इंटू कितना 7 और 1 8। तो सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं भाई, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को तरीका क्या समझना, इवन नंबर की पावर में जीरो, इवन नंबर की पावर को जीरो से स्टार्ट नहीं करते। सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर की बात करें, अब सम ऑफ ऑल इवन की जगह पर ऑड फैक्टर यानी विषम गुणनखंड, तो ऑड फैक्टर का योगफल निकालना है, तो ऑड फैक्टर में इवन की पावर को शामिल नहीं करते हैं। मतलब हम यहां इसको इग्नोर करके क्या करेंगे, 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 0 से तो स्टार्ट करना, सब में 2 तक ले जाना है, बाकी सब जैसे करते थे भाई। 5 की पावर 0 ये डायरेक्टली लिख दो, बार बार क्या लिखने की जरूरत है, ये समझ जाएंगे, सबकी पावर 0 से करना है, जितना मैक्सिमम होगा सॉल्व कर दीजिए। तो कितना आसान हो गया, ये 3 त्रिका 9 और 3 यहाँ 1, 9 3 12 और 1 कितना 13 और ये कितना 6 इंटू 7, जो भी आएगा मल्टीप्लाई कर दो। बताओ कोई डाउट है? यानी अगर आप लोगों को सम ऑफ इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, या जो है सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालना होता तो क्या डाउट है भाई, रिकॉल हो गया माइंड में। मतलब हमें एक बार अगर समझ में आ गया तो ऐसा क्वेश्चन से बार बार चेंज नहीं होगा, हर बार वही क्वेश्चन रिपीट करके अलग अलग तरीके से बनेगा। सिर्फ क्या बनेगा, डिजिट तो चेंज होगा भाई, और क्या चेंज होगा, बस आंसर। वेरी गुड। तो चलिए इसको बताइए भाई ध्यान से। आप कहोगे सर इसको बताएं, बिल्कुल। शिवा इन्वेस्टेड 2000, ये एग्जाम में आया हुआ, ये आसान आया हुआ, लेकिन आप लोगों को इससे टफ कराए हैं। हर एक क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे कि उससे क्वेश्चंस क्या फ्रेम हो सकता है वो डिस्कस करेंगे। जैसे कह रहा है शिवा इन्वेस्टेड 2000 ऑन द सर्टेन डे एट द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। इफ द इंटरेस्ट रेट ऑफ 6%, देन व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर। मतलब ये कह रहा 2000 रुपए का 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट से सीआई और एसआई दोनों में लगाया गया रेट ऑफ इंटरेस्ट से, वही सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो बताइए दोनों की सीआई और एसआई का अंतर क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, 3 साल में सीआई और एसआई का अंतर निकालने का आप लोगों को 3-4 तरीके बताए थे। पहला तरीका तो ये था भाई, यानी ये था कि पास्कल मेथड वाला था कि यानी 2 साल के लिए 2 और 1 यानी फॉर 2 ईयर के लिए था, यानी 2 साल के लिए या 2 टाइम्स के लिए ना, 2 बार किसी पर इंटरेस्ट लगाना है, चाहे ईयरली चाहे हाफ ईयरली, जैसे भी ये लगा सकते हो। 3 साल के लिए भाई 1 2 और 1 3, 2 का 1 ज्यादा 3, और फिर ये फॉर 3 टाइम्स यानी 3 बार किसी पर इंटरेस्ट लगाना है। ये पहला बेसिक था, 1 3 और 1 4, 3 3 6 और 3 का 1 मोर देन 4, ये कितना था भाई 4 साल के लिए। ऐसे 5 का भी निकाले थे ना, 1 4 1 5, 6 4 10, 6 4 10 और 4 1 5, ये क्या था 5 टाइम्स के लिए, 5 ईयर्स के लिए। तो इसका मतलब क्या था कि भाई आप लोग क्या करोगे कि जो भी प्रिंसिपल दिया होगा, जैसे इसी को लेते हैं, फिर दूसरा हम लोग लिखेंगे। अगर हम बोल दें प्रिंसिपल हमारा 2000 रुपए है, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमें सीआई एसआई या सीआई एसआई का अंतर निकालना या अमाउंट निकालना है, सब इसी से आंसर होता था भाई। 3 ईयर का टाइम दिया ना, तो 3 ईयर का मतलब ईयरली इंटरेस्ट पे हो रहा है, ये भी ध्यान दीजिएगा ना। तो क्या करते थे भाई, 2000 का पहले 6% निकालते थे, 2% से 0 कट गया, 20 छक्का 120, 120 हो गया। फिर 120 का 6% निकालते थे भाई, 1 0 कैंसिल हुआ, 12 छक 72 यानी 7.2 हुआ। फिर 7.2 का 6% निकालते थे, यहाँ 6 दुनाई 12, 6 सत्ते 42 और 1 43, भाई यहाँ 1 और 2 इसकी वजह 3 पर लगेगा। ये मल्टीप्लाई किससे करते थे, यही तो बताए थे आप लोगों को। मल्टीप्लाई करोगे ये 3 साल के लिए 3 3 1, यानी पहले वाले इंटरेस्ट का 3 से गुणा करोगे, इसको 3 से गुणा करोगे और इसको 1 से गुणा करोगे। यहाँ 12 3 36 360, ये जो पहला वाला आता था ये एसआई आता था भाई। साधारण ब्याज हमारा क्या है, कन्फर्म है 360 रुपए अगर निकालने की जरूरत होती, लेकिन ये पूछा ही नहीं जा रहा है। बाकी इसके बाद पूरा जोड़ोगे चक्रवृद्धि ब्याज, यानी 3 दुनाई 6, 3 सत्ते 21, 21.6 ये हुआ, बाकी 0.432 ये हुआ। अच्छा आप लोग ध्यान दो, हमें ये पूरा जोड़ देंगे सीआई, ये पूरा सीआई आता था ना, पूरा जोड़ देंगे, और एसआई को छोड़कर ये जो बचेगा ये सीआई और एसआई का अंतर,
यानी 3 साल के सीआई और एसआई का अंतर कितना होगा भाई 21.6 प्लस 0.432 लगभग में दिया गया 22 रुपए, यानी पहला ऑप्शन सही है। लगभग यानी एग्जैक्ट नहीं दिया है, 21.6 में 0.4 जोड़ोगे 22 पॉइंट समथिंग आएगा, तो एग्जैक्ट पूछा जा रहा है 22 आप लोग बता सकते हो। बताइए कोई डाउट है? आई होप कोई डाउट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन को समझना है और रिलेट करना है। ये तो आया था किसमें भाई यूपीएसआई के 2017 मॉडल पेपर में, लेकिन क्या सर ऐसे हर बार आ सकता है? नहीं। अब क्वेश्चन को सिर्फ यही करेगा, जैसे हमने इतना आसान दे दिया ना, अब थोड़ा सा वो क्या करेगा, कंफ्यूजन कर देगा। कंफ्यूजन का मतलब ऐसे कर देगा, सर बताइए 15,000 रुपए का 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 साल के सीआई का अंतर क्या होगा सर? मतलब लैंग्वेज चेंज कर दिया भाई, 15,000 कर दे, या कोई 15,000 की जगह पर कुछ भी कर दे भाई, हम यहां बोल दें 24,000 रुपए, या हम बोल दें कुछ भी कह दें, देखो ये 48,500 रुपए का 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना, बस वैल्यू ही तो चेंज करेगा। तो क्या आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे? बिल्कुल सॉल्व कर पाओगे भाई। एक तरीका तभी डिस्कस किया था, और एक तरीका ऐसे करिएगा जब डायरेक्टली रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो, टाइम दिया हो, तो ऐसे करोगे। और दूसरा तरीका ये भी बताया था 3 साल के लिए, यानी 1, 2, और वही चीजें कैसे इंटरेस्ट लगता था। अगर हमें 3 साल का टोटल कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट पूछ लिया जाता है तो करते हैं ऐसे, लेकिन अगर हम बोल दिया जाए सेकंड ईयर का इंटरेस्ट चाहिए, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट चाहिए, थर्ड ईयर के सीआईएसआई का अंतर चाहिए, तो कैसे निकालते थे ये भी आप लोगों को बताए थे। चलिए एक बार रिकॉल कर दे रहे हैं, आप लोगों को पता होगा। पहले क्या करते थे, 15,000 का 8% पहले साल, यानी 15 8 120 यानी 1,200 रुपए पहले साल का। ये साधारण ब्याज हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों बराबर होते हैं। कुछ भी बता सकते हो कि भाई पहले साल का साधारण ब्याज है, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। दूसरे साल प्रिंसिपल पर लगता है 8%, यानी ये भी 1,200 होगा। पहले साल के इंटरेस्ट पर 8%, यानी कितना हुआ 12 8 96 96 हुआ। तो अब बोल दिया जाए भाई 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये 2 साल का पूरा हो गया। देखो 2 साल का तो अपने आप इंक्लूड है, 1200 1200 2496 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का साधारण ब्याज 2400, ये जो होगा 2 साल के सीआईएसआई का अंतर। अगर बोल दिया जाए भाई दूसरे साल सीआईएसआई का अंतर, सेकंड ईयर, ओनली सेकंड ईयर, तो भी 96 होगा। ये साधारण ब्याज वाला कॉलम, ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर वाला कॉलम। ओके, तीसरे साल क्या करते थे, प्रिंसिपल पर, यानी 1200। मतलब एक बार अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं हो रहा है, अगर 8% निकाल लेंगे वही तीनों पर, और 1200 का 8% वही तीनों पर। और ये क्यों कर रहा है, देखो ये प्रूव्ड है। मतलब दूसरे साल यहाँ पे इस पर इंटरेस्ट और ये इस पर इंटरेस्ट, और इस पर इंटरेस्ट 8% ये, तो यानी 8 6 48, 8 9 72, 4 76 77.68। मतलब ये है कि अगर देखो वही चीजें कर रहे हैं, मनी का पहले 8% वही तीनों पर, इंटरेस्ट का 8% वही तीनों पर, इसका बाकी 8% यहां लिख दो। देखो 3 3 1 होता था ना, वही यहां पे, लेकिन इसको ब्रेक करके कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होगा तो भी बता सकते हैं। यहां से क्या होगा, अगर आप लोग बोल दिया जाए बताइए सर थर्ड ईयर, ओनली तीसरे साल, थर्ड ईयर सीआईएसआई का अंतर क्या होगा, तीसरे साल सीआईएसआई का अंतर क्या होगा, आप बता सकते हो सर 96 96 कितना हुआ, 96 96 192 हुआ, 192 और 7 कितना हुआ 199.68। ये क्वेश्चन भी बनता है कि द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई फॉर थर्ड ईयर, मतलब तीसरे साल के लिए इतना है, तो बताइए क्या होगा, प्रिंसिपल होगा या रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग निकालोगे। तो ये चीज समझना होगा, ये है हम इसको, ये वहां आसान होता है जब आप लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग दिया होता, तब सीआईएसआई का अंतर पूछा जाता है, तो कहीं ना कहीं आप लोग आसानी से बता सकते हो। क्लियर ना, जैसे हम इसी को बोल दें, चलो एक बता दे रहे, नहीं तो कहोगे सर कंफ्यूजन है। हमने आप लोगों को बताया था ना 3 साल वाले कॉलम पे इससे सॉल्व करेगा, जब कॉम्प्लिकेटेड होगा, जब आसान होगा तो कोई बात नहीं। मतलब 3 साल के लिए पहले साल, दूसरे साल, 1 2 और 4, ये पूरा इंटरेस्ट का स्लैब अपने आप बन जाएगा। कैसे बन जाएगा भाई, देखो जैसे मान लो बोल दे पहले साल 10%, आसान करें, दूसरे साल 15%, तीसरे साल 20%, और ये है ना पर एनम, ये 3 ईयर का टाइम है, यानी 15,000 रुपए का पहले साल 10%, दूसरे साल 15%, तीसरे साल 20%। चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर से सीआईएसआई का अंतर क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा या अमाउंट क्या होगा। ऐसा नहीं, यही तरीका है, और भी तरीके परसेंटेज से भी है, रेशियो से भी है, लेकिन जो स्लैब मेथड बताए थे, ये देखो कैसे बताए थे। हमने बताया था भाई 15,000 का पहले साल 10%, यानी 1,500 रुपए हुआ, 1 साल का ब्याज लग गया, अब इससे मतलब नहीं है। सेकंड ईयर ब्याज किस पर लगेगा भाई, सेकंड ईयर ब्याज प्रिंसिपल और पहले साल के इंटरेस्ट पर, यानी चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ब्याज पर ब्याज लगेगा, मूलधन और पहले साल के इंटरेस्ट पर कितना लगेगा भाई 15%। तो दूसरे साल 15% भाई देखो किस पर, मूलधन पर, यानी 15,000 का 15% करोगे सर, यानी 2250 होगा, और पहले साल के मूलधन का भी 15% करोगे तो 0 15 यानी 225 हुआ।
2 साल का ब्याज लग गया। अगर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ना होता ये, 2 साल का साधारण ब्याज ये, 2 साल की CISI का अंतर ये हो जाएगा। अच्छा सर बताइए तीसरे साल की अगर हम बात करें, तीसरे साल कितना है? 20% है। ध्यान दीजिएगा 20% तीसरे साल किस पर लगेगा? तो आप कहोगे सर तीसरे साल 20% मूलधन और पहले दोनों साल के ब्याज पर। कुछ लोग क्या करेंगे, मूलधन और पहले दोनों साल का ब्याज एक साथ जोड़कर लगा देंगे 20%, और कुछ लोग अलग अलग करेंगे। अलग अलग करने से यह होगा कि हमें एक ही तरीका पढ़ना पड़ेगा स्लैब से, तो अलग अलग चलो करते। तीसरे साल देखिए मूलधन वाला यहां लिखोगे 20%, 15 दुनाई 30 यानी 3,000 रुपए पहले साल यानी मूलधन पर ब्याज लगेगा। अभी 1, 2 और 3 इंटरेस्ट बचे हैं, मतलब पहले और दूसरे साल का इंटरेस्ट बचेगा, तो तीसरे साल इस पर भी तो लगना है। जो इंटरेस्ट लगाएंगे वो कहां लिखेंगे ये भी ध्यान दीजिएगा। सर 15,000 का 1500 का अगर 20% निकालेंगे पहले वाले पर यहां लिखेंगे। कहोगे सर 15 तो 0 कैंसिल हुआ परसेंट से, तो 15 दुनाई 30 यानी 300 हो गया। हाँ बिल्कुल हो गया। अच्छा इस पर भी 20%, मतलब अब देखिए पहले पर लग गया, इस पर बचा, इस पर 20% यहां लिखते हैं, वैसे वहां भी था जो तीनों पे लिख रहे थे। तो कहोगे सर मल्टीप्लाई कर 2 0 कैंसिल करके एक मल्टीप्लाई कर दो, 225 का 2 गुना सर 450, सर 450 यहां हुआ। फिर इसका जो है 20% कितना होगा? 20% का मतलब 1/5, 1/5 भी कर सकते हो आप लोग, तो 5 चौक 20 हुआ, ऐसे कहोगे 5 चौक 20 25 यानी 45 रुपए। तो ये जो टोटल है ना, ये टोटल क्या बनता? चक्रवृद्धि ब्याज बनता फॉर 3 ईयर, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट से। कितना? तो अब तो बता सकते हो, कोई इशू है नहीं। देखो 1500, ये 3,000, 4,000, 4 2 6,000, 6,500, 750, 6,750 ये हो गया। और ये वाला कितना हुआ? 3 2 500, 5 4 900, तो 900 ये हो गया, 925 और 50 975, 975 1000, 1020, 25 यहाँ 1020, 1020 यहाँ हो गया 6,000 यानी 7,000, 7,770, 7,770 रुपए टोटल चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा ये वाला हमारा क्या हुआ भाई? साधारण ब्याज। ये जो बचेगा 3 साल के CISI का अंतर, ये जो बचेगा तीसरे साल CISI का अंतर। मतलब जब कॉम्प्लिकेटेड पूछा जाएगा तो भी बता सकते हो। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं भाई, इजी वे में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आप लोगों को ये बेनिफिट मिलेगा, ये हम इसलिए बता दे रहे हैं भाई कि चलो ये आए हुए क्वेश्चन इस टाइप के बार बार, तो कैसे करोगे। तो एक तो ये हुआ। दूसरा सर एक ऐसे अगर हम बोल दें कि 15,000 रुपए का 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2.5 ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग था, फ्लैट था, अब 2.5 ईयर। तो आप ये समझोगे 2 साल तो फ्लैट परिणाम, मतलब 2 साल तो हर साल कितना 12% लगा, लेकिन तीसरे साल यानी 6 ही महीने हैं, तो जो 6 महीने का ब्याज होगा वो भी तो प्रिंसिपल और पहले मूलधन पे लगेगा। वो भी आप लोग आसानी से बता सकते हो। कैसे करोगे? देखो इसको भी 3 साल के स्लैब पे फॉलो करेंगे, 1 2 4 कैसे करेंगे? हर एक इंटरेस्ट को समझिए, एक बार क्लियर हो जाएगा, डाउट नहीं होगा भाई। 12% होगा तो कितना हुआ? 12 × 15 कितना? 15 12 5 60 और 12 1 12 और 6 कितना? 18 यानी 1800 हुआ। तो 1800 यहां कर दो, जब 15% 2 साल सेम है तो वही, और इसका 12% कितना हो जाएगा भाई? 18 दुनाई 36, 18 1 18 और 3 216, इतना 2 साल का तो चलो लग गया। अब जो आधा साल है हम क्या करेंगे? आधा साल 6 महीने, तो भाई आधा साल के लिए ये परिणाम था, रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाएगा, तो मूलधन का आधा यानी इसी का आधा कर दो। इसी का आधा कितना हुआ? 900 रुपए। अच्छा इसका आधा दोनों पे कर दो, या दोनों मिलाकर वही होता था ना, जैसे आप करोगे 1800 का 6%, फिर 1800 का 6%, तो 1800 कॉमन लोगे तो अपने आप 12% बन जाएगा ना। तो इसका मतलब ये भी हम बोल सकते हैं, चाहे हम ये बोलें कि 108 ये होगा, 108 ये होगा, और चाहे बोलो कि मिला के 216 होगा। हाँ इसका आपको 6% निकालना होगा, तो कितना होगा? 216 छक्का 96, 6 12, 1296 और डेसिमल लगा दो 1200 इतना। तो ये ध्यान दीजिएगा 2.5 साल का 15,000 रुपए का 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2.5 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। कितना आसान है भाई, आप जोड़ लोगे, कोई इशू है नहीं, आसानी से बता सकते हो। बताओ कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ तो चलिए आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। तीसरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। करा कि अतुल बॉट अ बाइसिकल 3/4 ऑफ इट्स मार्क प्राइस। अतुल ने एक साइकिल को उसके MRP के 3/4 में खरीदा। तो कहोगे सर 3/4 का मतलब क्या हुआ? आर्टिकल का मार्क प्राइस जो भी होगा इसके 3/4 में अतुल ने खरीदा, तो यानी 4 अगर MRP होगी तो 3 में खरीदा ना, यही कह रहा। और जो उसने बेचा MRP का 20% प्रॉफिट लेकर बेचा, यही कह रहा। उसे अंकित कीमत से 20% ज्यादा दाम पर बेचा, यानी 4 उसका अंकित मूल्य था, इसको 20% बढ़ाकर बेचा।
आप बताओ 4 को 4%, 20 को परसेंट बढ़ा दोगे तो 4 को 20% बढ़ाओगे कितना हो जाएगा भाई? 4 का 20% 0.8 हुआ, 0.8 बढ़ाओ, या इसमें 120 2200 या 1.2 से गुणा कर दो ना, 12 चौक 48, यानी 4.8 में उसने बेचा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताइए मुनाफा प्रतिशत, यानी भाई मुनाफा तो हमेशा सीपी पर होगा। खरीदा कितने में था भाई? 3 में। बेचा कितने में? 4.8 में। यानी प्रॉफिट कितने का हुआ? 1.8 का। किस पर? यानी 3 पर इंटू 100, यानी प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ये प्रॉफिट पर्सन का फॉर्मूला है। देखो एक पॉइंट इससे कट गया, 3 छक 18, यानी 60% का लाभ हुआ। तो ये तो बेसिक से बताया, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेसिक वाले तरीके में। बताओ कोई डाउट है? एक और तरीका हो सकता था, ये तो क्लियर है भाई, 3/4 का मतलब हुआ एमआरपी अगर 400 होगी तो उसको खरीदा 300 रुपए में। अब 400 को 20% बढ़ाकर बेचा है, 480 में बेचा है तो खरीदा 300 में, 480 में बेचा, कितने का प्रॉफिट परसेंट होगा निकाल सकते हो। यानी अगर आप लोग रेशियो से ना करके 100 के फॉर्म में मानोगे तो भी आ जाएगा। दूसरा तरीका ये भी है भाई, 3/4 में अगर वो खरीदा और बेचना 120 पे, हम ये भी बोल सकते हैं 3/4 पार्ट, 3/4 पार्ट में खरीदा और बेचना है सभी को 120 पे। तो बताइए सभी को सीपी के कितने भाग पर बेचेंगे? 3/4 की वैल्यू 120, तो एक की वैल्यू 120 इंटू कितना हुआ? 4/3, तो 3 चौक 12, यानी 160% का मतलब हुआ, यानी 60% एक्स्ट्रा जो हुआ वही प्रॉफिट, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो भी हो गया। जब भी बोल दिया जाए एमआरपी का 2/3 में उसने खरीदा और उसे बेचना है 40%, 20% प्रॉफिट या किसी पर बेचना है, यानी 3/4 की वैल्यू 120, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर कर दो तो एक पार्ट की वैल्यू के एवज में सेलिंग प्राइस कितना होगा डायरेक्ट आ जाएगा। तब भी आंसर चाहिए और चाहिए तरीका दोनों आसान है, टफ नहीं भाई। चलो आई होप यहां तक किसी को डाउट नहीं। सबसे आसान क्वेश्चन देखो, ये इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं आएगा फिलहाल, लेकिन ये 2017 के यूपीएसआई में आया था। इतना इजी आएगा नहीं कि भाई क्या कह रहा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 80% ऑफ 30, तो 80% का मतलब 80/100 यानी 4/5 हो गया, ऑफ 30 का मतलब दिस डिफरेंस किसके? 4/5 ऑफ 25, 4/5 ऑफ का मतलब इंटू 25। ओरल बता सकते थे भाई, 5 छक 30, 6 चौक 24 ये हो गया, माइनस 5 25, 5 चौक 20 ये हो गया। अंतर कितना भाई? 4। तो ये 4 इज द करेक्ट आंसर। ये 2017 यूपीएसआई के पेपर में आया था, इतना इजी। लेकिन अब कोई उम्मीद नहीं भाई इतना इजी आएगा। अब क्वेश्चन ऐसे बना देगा, देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये इजी हो गया। 80% को आप लोग क्या करोगे? कुछ लोग कह रहे हैं सर कैसे 4/5 लिख दिए, तो 80% का मतलब 1/100, तो 20 चौका 100, 20 पंचे 100, इसी को हमने 4/5 डायरेक्ट लिख दिया 80%, ठीक है ना, वो कह रहे हैं। अच्छा अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? अब वो इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देगा, कुछ ऐसे बना देगा, कहेगा सर आप बताओ फाइंड द 21600। हम ये बोल दें सर कि 216 सही 2/3% ऑफ, आप बताओ एक क्वेश्चन ऑफ इतना, माइनस, ध्यान दीजिएगा, माइनस, क्लियर, 200 इतना माइनस 109.09% ऑफ, क्लियर, 109.9% ऑफ 7788। इसका अंतर बताओ। तो तुरंत कहोगे सर ये तो परसेंटेज वाला क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होंगे, तो आप करोगे सर 216 से 2/3% को कन्वर्ट कैसे करें? हमने बताया था भाई अगर 100 के बाद जो नंबर्स होंगे, जैसे 100 समथिंग, 200 समथिंग या 300 समथिंग, तो आप क्या करोगे? इसको हम ब्रेक कैसे करेंगे? 200% प्लस 16 होल 2/3%, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं ना। क्यों ब्रेक कर रहे हैं? क्योंकि 200% की वैल्यू 2 ओरल पता है, 16 होल 2/3 की वैल्यू 1/6 सबको पता होना चाहिए, नहीं तो टफ हो जाएगा। तो 6 दुनाई 12 और 1 13/6। हम ये कह सकते हैं सर ये इसका मान 216 से 2/3% की वैल्यू फ्रैक्शन में 13/6 होती है और ये है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे सर, बिल्कुल। 109 से इतना, तो क्या होगा सर? यानी 100% प्लस 9.09%। याद करो जब आप लोग यहां टेबल पढ़ रहे थे परसेंटेज में, डायरेक्टली ओरल वाली वैल्यू, डायरेक्ट वाली वैल्यू आएगी, ऐसा नहीं मल्टीपल वाले भले ना आए, लेकिन ये आएगा इस टाइप में। तो आप करोगे 100 की वैल्यू 1 हुआ और इसकी वैल्यू 1/11,
तो 11 एकम 11, एक 12/11 इंटू कितना हुआ 77 88। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं थोड़ा टफ बना के ना। तो कहोगे सर 6 त्रिक 18, 6 छक 36, 36 इंटू 13, 13 छक 78, 13 तिया 39 और 7 कितना हुआ 39 7 46 हुआ, माइनस 11 7 70, 11 8 88, 12 8 96, 12 7 84। तो कर लोगे, आंसर किस में आएगा माइनस में आएगा, जो भी आएगा सॉल्व कर लोगे। मेन क्या बताना था, इस टाइप के क्वेश्चन सब आएंगे, अब इतना इजी नहीं आएंगे। ये 2017 यूपीएसआई के पेपर में इतना इजी था, जब हम भी देखें भाई इतना इजी, ये तो अब एसएससी जीडी में भी ऐसे नहीं आते, बस वो एग्जामिनर का मूड है दे दे भले, अदरवाइज नहीं आते। हाँ फिलहाल हम इससे रिलेट करके बता सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, इसको देखते ही क्वेश्चन पढ़ते ही आप लोग जो है विद इन 5 सेकंड में आंसर बता सकते हैं, क्योंकि ऐसे स्पीड टाइम डिस्टेंस में या जब भी आप लोगों को प्रैक्टिस करवाए हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस, बहुत बार ये क्वेश्चन रिलेट करवाए हैं। कह रहा वॉकिंग एट द 3/4 ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड, रमेश लेट बाई 20 मिनट इन रीचिंग होम, फाइंड आउट हाउ मच टाइम यूजुअली टेक्स रमेश टू रीच होम। भाई अपनी सामान्य चाल के 3/4 चाल से चलकर रमेश घर पहुंचने में 20 मिनट देरी हो जाती है। तो भाई आप लोग क्या करते हैं, इनका अंतर यानी 3 और 4 का अंतर, 1 की वैल्यू कितना 20 मिनट हुआ। जो ऊपर वाला टाइम होता था हमेशा सामान्य चाल से लगा समय, यानी 3 में 20 से गुणा करते थे 60 मिनट। अच्छा ये कैसे होता था ये भी आप लोग बताए थे ना, क्यों करते थे। आपने सामान्य चाल के 3/4 चाल से चलेगा यानी कम चाल चलेगा तो लेट होगा, और अगर हम बोल दें कि अपने सामान्य चाल के 7/4 चाल चलेगा यानी ज्यादा चाल चलेगा तो जल्दी पहुंचेगा। लेट और जल्दी ये समझना है। तो चलो फिलहाल आई होप ये क्लियर होगा, नहीं क्लियर होगा तो आप लोगों को बता दें, ये चीजें बताए थे ना। जब डिस्टेंस फिक्स होगा, मान लो अपनी सामान्य चाल के क्या बोला 3/4, पहले सामान्य चाल 4 थी बाद में 3 हो गई, पहले सही समय पहुंच रहा होगा बाद में 20 मिनट लेट देरी से पहुंचा, चाल कम होने की वजह से। डिस्टेंस फिक्स होगा, जो स्पीड का रेशियो होगा उल्टा टाइम का रेशियो होगा। 4 3 स्पीड का रेशियो हुआ पहले और बाद में, यानी 3 और 4 टाइम का रेशियो हुआ पहले और बाद में ना। तो इनका अंतर 1 की वैल्यू 20 मिनट, 3 की वैल्यू 60 मिनट, 4 की वैल्यू 80 मिनट, यानी सामान्य चाल से लगा समय 60 मिनट और अदर चाल से लगा समय 80 मिनट, दोनों का अंतर 20 मिनट है कि नहीं है। ये आप लोगों को प्रॉपर इलेबरेट करके बताए थे। आई होप इनमें कोई डाउट नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मतलब ये इतना इजी क्वेश्चन देखो, ये इतना इजी, ये सब आया था 2017 यूपीएसआई में। हाँ अब जो है इतना इजी नहीं, थोड़ा और टफ कर देंगे लेकिन बहुत ज्यादा टफ नहीं करेंगे। 5% ऑफ पी इज 10, भाई पी की बात करेंगे, पी का 5% भाई 10 है ना, तो 5% बराबर 10, तो 1% बराबर 1% बराबर कितना 2, तो पी बराबर कितना हुआ 1% बराबर 2, तो पी का मतलब अपने आप में 100 होगा, तो पी की वैल्यू कितना हुआ 200 हो गया। भाई बताओ कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कह रहा है कि एंड 10% ऑफ क्यू इज इतना, तो क्यू जो भी होगा इसका 10%, चलो अच्छा ऐसे कर देते हैं, 10% का मतलब 1/10 बराबर 5, तो क्यू कितना हुआ भाई 50 हुआ। तो कह रहा है कि R इक्वल टू पी अपान क्यू, यानी R इक्वल टू पी अपान क्यू, पी का मतलब 200 और क्यू का मतलब 50, यानी कितना हुआ यानी 4 हुआ। तो R की वैल्यू कितना हुआ 4 हुआ। बताओ कितना आसान है। अब क्वेश्चन ऐसे ना करके थोड़ा सा लैंग्वेज में और टफ कर देगा। ये तो एक कॉन्सेप्ट है ना कि हम इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप इनमें कोई डाउट नहीं होगा। वेरी गुड, आप इसको बताओगे, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, देन रिलेट करिए। अभी आप लोग डिस्कस किए थे, कह रहा कि अजय इन्वेस्टेड हिज सेविंग्स इन अ बैंक, दिस अमाउंट बिकम इतना इन 2 ईयर एंड इतना इन 5 ईयर विद सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द प्रिंसिपल अमाउंट। कितनी बार आप लोगों को बताए थे डेटा स्टाइल क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट में कि भाई कोई प्रिंसिपल है, ध्यान दीजिए, कोई प्रिंसिपल है, ये 1120 2 साल में, इस पर 2 साल में साधारण ब्याज लगा और कितना हो गया 1120 अमाउंट हो गया, यानी मूलधन प्लस ब्याज अमाउंट होगा। जो मूलधन था 2 साल का ब्याज लगने के बाद अमाउंट हुआ, वही मूलधन पर 5 साल का ब्याज जब लगा ना तो कितना हो गया 1300 रुपए हो गया ना। तो आप लोग पता साधारण रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं कर रहा है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात ही नहीं कर रहा, इसका मतलब अंडरस्टूड है चेंज नहीं होगा। तो आप लोग बता सकते, ध्यान दीजिएगा कि मूलधन 2 साल में 1120 भाई और 5 साल में 1300 हुआ। तो इसमें अगर सॉल्व करो, हर साल साधारण ब्याज बराबर हुआ, कैंसिल हुआ, 2 साल के ब्याज और 5 साल के ब्याज का अंतर 3 साल का ब्याज हो जाएगा। तो 1120 1300 का अंतर कितना है, कहोगे सर 80 रुपए हो जाएगा ना। बताओ कोई डाउट है। 1120 80 नहीं 180 हो जाएगा ना, यानी 180। तो 3 साल का ब्याज 180 भाई, 1 साल का ब्याज कितना है, तो 180 को 3 से डिवाइड कर दोगे तो 3 6 18, यानी 1 साल का ब्याज 60 रुपए है।
1 साल का ब्याज 60 रुपए है तो ब्याज हर साल बराबर होता ना, किसी में पुट कर दो। यानी जो हमारा मूलधन है वो 2 साल का ब्याज, 1 साल का 60 रुपए, 2 साल का 120 लग के 1120 हो गया भाई। तो मूलधन क्या होगा, 1120 माइनस 120 यानी 1000 हमारा मूलधन होगा। ये कंफर्म किसी में रख दो, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होगा, सिर्फ आप लोग क्वेश्चन को समझना है। वेरी गुड। चलो इसको बताओगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए इन सबको आप लोग सॉल्व करिएगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन है, यानी स्क्वायर निकालने का तरीका है। चलो स्क्वायर निकालने का तरीका आप लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये टफ नहीं है। चलो इसको देखोगे, एक समकोण प्रिज्म का आधार त्रिकोण है जिसकी भुजाएं इतना है, प्रिज्म की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, प्रिज्म का कुल सतह क्षेत्रफल, पार्श्व सतह, सब कुछ बताना आप लोगों को। देखो प्रिज्म की अगर बात करो, प्रिज्म आप लोग कंफर्म है, ध्यान दीजिएगा। प्रिज्म कैसा होगा, देखो ऐसा कुछ बनेगा ना। देखो प्रिज्म हम ऐसे बना सकते हैं, ये देखो प्रिज्म का मतलब दोनों सतह क्या होगा, प्रिज्म का मतलब दोनों सतहें बराबर होंगी। त्रिकोण होने का मतलब जैसे आप लोग कभी मूवी थिएटर जाते हो ना, एक शीशे का ऐसा लगा होता है, वैसा बना होता है, वही हुआ प्रिज्म। प्रिज्म का आयतन क्या होता भाई, ध्यान दीजिएगा, प्रिज्म का वॉल्यूम, आयतन क्या होता, यानी आधार का क्षेत्रफल, बेस एरिया, ये बताए थे, ध्यान दीजिएगा, इनटू हाइट ना, आधार का क्षेत्रफल इनटू हाइट, ध्यान दीजिएगा। इसका सरफेस एरिया, पार्श्व का क्षेत्रफल क्या होता है, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, बताए थे, यानी बेस पेरीमीटर ना, बेस पेरीमीटर, यानी बेस पेरीमीटर आधार का परिमाप इनटू ऊंचाई होता है। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा भाई, इसका टोटल सरफेस एरिया, जो हमारा सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया का मतलब जैसे मान लो प्रिज्म नहीं है लेकिन प्रिज्म होगा, इसका ये जो पार्ट, यानी बेस को छोड़कर ये पेंट करेंगे तो सरफेस एरिया, टोटल का मतलब सरफेस एरिया प्लस जो ये बेस है इसका एरिया, 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, यानी बेस एरिया। ये आप लोगों को फॉर्मूला पता है, बस फॉर्मूले में रखना ही तो है। एक ठोस प्रिज्म का आधार त्रिकोण है जिसकी भुजाएं 6, 8, 10 है। देखिए त्रिकोण की भुजाएं 6, 8, 10 है, तो 6, 8, 10 होने का मतलब ये हुआ कि ये जो है क्या है, ये ट्रिपलेट है, यानी ट्रिपलेट का मतलब 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर क्या 10 के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी जो त्रिभुज है भैया, ये ट्रिपलेट का मतलब समकोण है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल सबको पता भाई, आई होप सबको पता होगा। समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है, बेस एरिया 1/2, यानी सबसे बड़ी भुजा को छोड़ दोगे ना, ये इन दोनों में कोई होगा, आधार इंटू परपेंडिकुलर जो भी, यानी 6 इंटू 8 ना, तो ये सबको पता, 2 तिहाई 6, 3 8 24, यानी 24 हो जाएगा। अब तो कोई डाउट ही नहीं, सब निकाल लोगे भाई। पहला क्या पूछा जा रहा, प्रिज्म की ऊंचाई 10 दिया है, तो प्रिज्म की ऊंचाई 10 दिया है, तो पहला कह रहा कि प्रिज्म का कुल सतह, पार्श्व सतह का क्षेत्रफल, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया 24, हाइट कितना 10, 240, यही एक मैच कर गया, बाकी इसका मतलब सब सही होगा आंसर। बताओ कहां डाउट है, इतना आसान, सिर्फ फॉर्मूले पर क्वेश्चन है। जो इसका बेस ट्रायंगल है ये भी आपको पता हो गया, वो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल का ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है। अच्छा ये नहीं है, ये तो अच्छा इसका ये पूछा गया ना, व्हाट विल बी द लेटरल टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकाल लो पहले। बेस एरिया 240 इंटू 10, 240 कहाँ है, 240 ये वाला है भाई, लास्ट में वॉल्यूम 240 है, तो ये वॉल्यूम पहले पता है, तो हम इसको ऐसे करते। बता कोई डाउट है, ये लास्ट वाला आंसर होगा। अब भाई अगर आपको क्या चाहिए, दूसरा चाहिए लेटरल सरफेस एरिया, कहोगे लेटरल सरफेस एरिया पेरीमीटर, पेरीमीटर 8 से 14, 10, 24, तब भी हुआ 24 पेरीमीटर हुआ इंटू 10 हाइट, तब भी 240, ये सही हुआ। टोटल सरफेस एरिया इसी में और बेस एरिया जोड़ दो, यानी 240 में 48 और जोड़ दो, तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही। हमने सीक्वेंस ध्यान नहीं दिए, हम यहां ध्यान दीजिएगा, हम सोचे पहले लेटरल सरफेस एरिया निकालना, पहले टोटल फिर लेटरल फिर वॉल्यूम, यानी ऑप्शन नंबर 4। ओरल बता सकते नहीं बता सकते, आई होप सबको कंफर्म हो गया होगा। चलिए इतना सभी को समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट सब में हम लोग और जो है कुछ इसके क्वेश्चंस कम हुए, अब कोशिश करेंगे जो भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उन पे कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं यूपीएसआई में, वो भी डिस्कस करेंगे एक साथ। तो चलिए भाई, आई होप सभी ने सेशन को एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट समय में कुछ और डिस्कस करेंगे, है तो बहुत सारे क्वेश्चन, ये सब जो है हम लोग डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। तो कोई डाउट होगा, कोई सजेशन होगा, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप लोग रिप्लाई करिएगा। चलिए भाई नेक्स्ट समय फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, सी यू, बाय।